हाँ, हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। और आज के इस सेशंस के अंतर्गत हम लोग जियोग्राफी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम अगर जेपीएससी की बात करते हैं, वो प्रीलिम्स या फिर सीडीपीओ, तो यहाँ से आपके 10 प्रश्न जो है जियोग्राफी के पूछे जाएंगे, जिसमें कि भारत की जियोग्राफी के जियोग्राफी के अंतर्गत आपके 4 सेगमेंट को रखा गया है, जिसमें एक है जनरल जियोग्राफी, दूसरा है फिजिकल जियोग्राफी, तीसरा है इकोनॉमिकल जियोग्राफी और चौथा है सेंसस, यानी जिसको हम जननांकिकी कहते हैं। तो इन 4 पार्ट से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि कुल 10 प्रश्न होंगे। तो आज हम लोग उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम अगर जियोग्राफी की बात करते हैं, तो भारत की जियोग्राफी के अंतर्गत जिसमें कि हम जनरल जियोग्राफी पर विचार करते हैं, तो जनरल जियोग्राफी के अंतर्गत हमें बेसिक चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कस करना होता है, जैसे कि विश्व के सापेक्ष में या फिर ग्लोब में जो है वो भारत कहाँ है, भारत का स्थिति क्या है, अवस्थित कहाँ पर है, इनसे होकर कौन सी रेखाएं गुजरती है, भारत के अंतर्गत जो है वह कौन कौन से जो है वो मेजर, ठीक है, और डिवीजन किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सेशंस को स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर किसी का कोई क्वेरी है या कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स कर दीजिए। हाँ, सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग है आप लोगों का। देखिए, यहाँ पर जो है हम लोग आज जनरल इंट्रोडक्शंस एंड लोकेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले मैप यानी कि ग्लोब के बारे में चर्चा करना होगा। जैसे जब हम ग्लोब को देखते हैं तो उसमें कुछ रेखाएं होती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइंस होती हैं ये, ठीक है। अगर हम इसी को ग्लोब मान लेते हैं ऐसे, ये जो है आपका पूरे पृथ्वी, ठीक है, जो पृथ्वी है उसका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस किया गया है, और ग्लोब भी जो है वो पृथ्वी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इस आकृति में आप देख पा रहे हैं कि जो लाइनें हैं, ये 2 लाइनें आप देख पा रहे हैं। एक जो है आपका वर्टिकली है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, और एक जो है आपका हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। इस तरह से आर्क के फॉर्म में जो है ये बना हुआ है। तो यहाँ पर 2 रेखाएं हैं। अब इन 2 रेखाओं को हम क्या कहते हैं, इसके बारे में जानना है, क्योंकि जब हम भारत की स्थिति लोकेशंस की बात करते हैं तो उसमें ये जो 2 रेखाएं हैं ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें एक रेखा को हम लोग अक्षांश कहते हैं और एक रेखा को देशांतर कहते हैं। तो ये अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे देखते हैं, या फिर हम चलिए सिंपल में एक ये अर्थ का मैप बनाए हैं। तो हमने एक फिगर आकृति बनाई है जो कि अर्थ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, इसके मिडिल में ये वाला लाइन होता है, ये 0 डिग्री को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। ये क्या है कि 0 डिग्री को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है।
अब 0 डिग्री को इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा कहा जाता है। अब इस इक्वेटर के पैरेलल जो भी लाइनें ड्रॉ की जाती हैं, ठीक है, ये अगर मान लीजिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो यानी कि जो हमारा इक्वेटर होता है उसके पैरेलल जो भी लाइन ड्रॉ किया जाता है अर्थ पे, उसे हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। ठीक है, इसे हम अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। इक्वेटर भी एक अक्षांश है जो कि 0 डिग्री को ऑक्यूपाई किए हुए है, जबकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है वो कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अक्षांश है क्या। वहीं अगर हम देशांतर की बात करते हैं, ठीक है, जब हम देशांतर की बात करते हैं, इस समय एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है कि जब हम इक्वेटर की बात करते हैं तो ये आपका पृथ्वी के जो है वो सबसे मध्य में जो अवस्थित है, इसे जो है वो इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के ऊपर भाग को, ये वाले भाग को, ठीक है, इतना भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले भाग को, ठीक है, इस भाग को यानी कि इक्वेटर से नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि ऊपरी भाग जो है वो उत्तर हो गया और निचली भाग दक्षिण हो गया, तो इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध का सबसे उत्तरी बिंदु यानी ये जो पोल है, इसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? उत्तरी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल। और दक्षिण का जो सबसे अंतिम बिंदु होता है यानी कि ये भाग, इसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो अब देखिए, ये अक्षांश और उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने पूरे इक्वेटर के सापेक्ष में ऊपरी भाग को हम लोगों ने उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को हम लोगों ने दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना। अब देखिए, जो भारत का रिप्रेजेंटेशन है मैप में, ठीक है, एक हम यहाँ पर गोलार्ध या फिर हम मैप की बात करते हैं, तो अगर हम मैप को आइडेंटिफाई करते हैं तो ये देखिए आपका यहाँ पर एक विश्व का मैप है। ठीक है, ये जो है वो वर्ल्ड का मैप है, और वर्ल्ड के मैप को हमने अभी बताया कि ये जो हमारा लाइन है यह इक्वेटर है। ठीक है, विषुवत रेखा है, इक्वेटर है। ये वाला ऊपरी भाग जो है ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, और ये निचली भाग जो है, ठीक है, नीचे का जो भाग है ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। और इसके जो पैरेलल में जो लाइन है, ये सभी जो लाइन है ये अक्षांश कहलाते हैं। तो अक्षांशीय हिसाब से आप देखिए कि भारत तो जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भारत का जो है आकृति है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो अब आप ही बताइए कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से
उत्तरी गोलार्ध में है या फिर दक्षिणी गोलार्ध में? चलिए कमेंट सेक्शंस में आप आंसर कीजिए। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है या फिर दक्षिणी गोलार्ध में? तो भारत का जो सिचुएशंस है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में हो गया है। ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध है। क्या है ये वाला? और उत्तरी गोलार्ध है। आप जेपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में देखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि जो भारत है वह उत्तरी अक्षांश में पड़ता है या फिर उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है या फिर दक्षिणी गोलार्ध में? तो आपका आंसर यहाँ पर मिल गया उत्तरी गोलार्ध में। अगर ये प्रश्न भारत के सापेक्ष में ना पूछकर अगर झारखंड के बारे में पूछ दे कि झारखंड विश्व के सापेक्ष में कौन से गोलार्ध में है, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए आप? तो विश्व के सापेक्ष में। अगर हम यहाँ पर विश्व के सापेक्ष में देखें तो चूंकि भारत के अंतर्गत ही झारखंड है, यहीं पे ना झारखंड है, तो ये जो पॉइंट है आप देखिए कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ये है, क्योंकि ये जो कर्क रेखा गया है उसके झारखंड के मध्य से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर जो है वो आपका झारखंड है। तो अब ये इक्वेटर के ऊपर भाग में है तो उत्तरी गोलार्ध में हो गए, यानी झारखंड भी जो है वह अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ तक बात आई। अब चूंकि हमने बताया कि ये जो है वो आपका 23.5 डिग्री है, तो अब जैसे यहाँ पर ये 0 डिग्री हो गया, फिर 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से होता है। तो अब यहाँ पर हमें ये भी जानना होगा कि भारत का जो है वो अक्षांशीय स्थिति कितना है। तो भारत का अक्षांशीय स्थिति जो है अगर हम देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट से, यह भारत की अक्षांशीय स्थिति 6 डिग्री 4 मिनट से 33 डिग्री 6 मिनट तक है। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे, अभी ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इसकी अक्षांशीय स्थिति है। ये तो हुआ अक्षांश के बारे में, आप लोगों ने इसको समझा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर देशांतर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हमने अक्षांश के बारे में देख लिया। अब दूसरी जो है हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर देशांतर के बारे में जानना है कि देशांतर है क्या। देखिए इनका यूज जो है आगे आने वाला है, और जब तक हम बेसिक चीज़ों को नहीं जानते हैं हमारे लिए जो है वो आगे का पोर्शन टफ हो जाएगा, इसलिए हमें इन चीज़ों के बारे में बारीकी से यहाँ पर जानना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अर्थ पुनः हम बनाते हैं। देखिए ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ से एक लाइन जो है वो आर्क के रूप में इस तरह से आता है मिडिल में, इसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। अब इसी के समानांतर जो आर्क या फिर रेखाएं यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, और इस रेखा को, ये भी एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये भी क्या है, एक काल्पनिक। जिस तरह से अक्षांश जो है वो काल्पनिक रेखा है, क्योंकि आप अगर जाकर जैसे कर्क रेखा झारखंड के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो अब आप अगर उस स्थान पर झारखंड के मध्य में जाकर आप खोजिएगा कि ये रेखा कहाँ है तो आपको नहीं दिखेगी। यह भूगोलवेताओं ने भूगोल को समझने तथा अन्य विषयों को समझने के लिए इस तरह के जो है वो काल्पनिक रेखाओं को आइडेंटिफाई किए हैं, जिससे कि हम चीज़ों को समझ सकें और विश्व पटल पर किसी भी स्थान को हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये आपका देशांतर रेखाएं हैं, यानी कि यहाँ से जो है ये आपका 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री, फिर जो है आगे आप बढ़िएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री। जैसे कि भारत की जो है वो टाइम जोन की हम बात करते हैं, तो टाइम जो देशांतर यानी देशांतरीय रेखा है, जिसको हम मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं, वो 82.5 डिग्री पर आइडेंटिफाई होता है, जबकि प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री को आइडेंटिफाई करता है। तो ये इस तरह से जो है वो आपका विस्तार फैलाव, उसके सापेक्ष में यहाँ पर हम लोग जो रेखाएं ऊपर से नीचे यानी कि उत्तरी ध्रुव से, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आने वाली रेखाओं को हम देशांतर का नाम देते हैं, जैसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, इसे हम लॉन्गिट्यूड के भी नाम से जानते हैं।
किस नाम से जानते हैं? तो इसे जो है वो लॉन्गिट्यूड के भी नाम से जानते हैं। तो अब देखिए, जब हम देशांतर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी ये जो हमारा 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन है, जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरता है, अगर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो इधर वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो पूरा आ रहा है, और फिर इधर वाला पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट है वो पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। ये ना पूरे गोले का आधा है पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाला भाग जो है वो पश्चिमी गोलार्ध है ना। तो अब देखिए, यहां से भी प्रश्न अराइज होता है। जिस तरह से हमने अक्षांश के सापेक्ष में देखा कि भारत या फिर झारखंड जो है वो कौन से अक्षांश में पड़ता है, तो अब यहाँ से बातें ये भी तो बन सकती है या फिर आ सकती है कि देशांतरीय स्थिति में हम अगर देखें तो भारत कहाँ पर आता है। तो भारत देखिए, आप पुनः मैप को देखिए एक बार, हम इसी मैप की बात कर रहे थे, हम अब इसको जो है वो इरेज कर देते हैं, या फिर हम चलिए अलग जो है वो मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, ये यही जो है प्राइम मेरिडियन है, फिर यहाँ से ये लाइन आए हुए है, फिर यहाँ से ये लाइन आया हुआ है, फिर ऐसे लाइन आया हुआ है। तो अब देखिए, हमारा जो भारत है वो इधर की ओर है। हम अगर इसको रेफरेंस मानते हैं, इसको 0 डिग्री मानते हैं, ठीक है, इसको 0 डिग्री मानते हैं, तो उस केसेस में हाँ, किनका डाउट? हाँ बोलिए देवकी, क्या डाउट है? क्लासेस जो है अब कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है, आपके ये क्लासेस अब डेली होंगे 4 PM से। तो चलिए, यहाँ पर जो है हम लोगों ने गोलार्ध के बारे में डिस्कस, यानी देशांतरीय स्थिति से देखते हैं तो ये पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा कि भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, क्योंकि भारत की स्थिति कुछ इस जगह पर बनी हुई है, ठीक है। तो ये भारत जो है वो आपका कहाँ पर है? ये भारत जो है वो हमारा पूर्वी गोलार्ध में है। तो देखिए, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति से हम लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि भारत का स्थिति कहाँ पर है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट्स है तो आप बता सकते हैं। बाकी जैसा कि हम अक्षांश की बात करें या फिर देशांतर की बात करें, तो अक्षांश का प्रयोग हम कटिबंधीय प्रदेशों, यानी कि तापमान के आधार पर जो है क्षेत्रों को विभाजित करने में, जैसे उष्ण कटिबंधीय, शुष्क कटिबंधीय, शीतोष्ण, इस रूप में जो है हम अक्षांशीय स्थिति से जो है आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, उष्ण कटिबंधीय विषुवत रेखा के, फिर जो है वो आपका उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय यानी शीतोष्ण कटिबंधीय हो गया, फिर शीत कटिबंधीय। तो ये अक्षांशीय जो डिफरेंसेस हैं उसके आधार पर जो है वो तापमान का निर्धारण किया जाता है और उनके जलवायु को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा अक्षांश का अन्य और भी उपयोग है। वहीं हम अगर देशांतर की बात करें तो ये मानक समय रेखा, जो हम आज घड़ियों को देखते हैं, ये घड़ियां जो है वो देशांतरीय स्थिति के ही आधार पर जो है अपने को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से अक्षांश और देशांतर का अहम रोल है हमारे दैनिक जीवन में। तो मे बी यहाँ तक ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो बेसिक चीज़ें थी, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शंस के बारे में बात की, तो उसके रिगार्डिंग चर्चा करते हैं। देखिए, भारत जो नामकरण पड़ा, ठीक है,
तो भारत का प्राचीन नाम उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यव्रत था। फिर भारत में जो है यानी इन आर्यों के एक शक्तिशाली राजा हुए भरत, ठीक है, भरत, तो इनके नाम पर जो है वो भारत नाम पड़ा। वहीं सिंधु घाटी कि वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान था वो सिंधु घाटी में था, और जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी, क्योंकि ईरानी लोग जो है वो सिंधु को हिंदू पढ़ते थे, यानी स का उच्चारण वो नहीं कर पाते थे, स की जगह वो ह बोलते थे, तो हिंदू नदी, और इस देश को हिंदुस्तान कहा। और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा और इस देश को इंडिया कहा। तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारत को विभिन्न नामों से जाना जा रहा है, जिसमें कि आप देख रहे हैं भारत, आर्यव्रत, भारत, भरत, हिंदुस्तान, इंडिया, इन तमाम नामों से जो है वो वर्तमान समय में भारत की पुकार होती है। अब देखिए, भारत एक भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, यानी एशिया महादेश में, ठीक है। भारत जैसा कि हम अगर संपूर्ण विश्व की बात करते हैं तो इसमें 7 महादेश हैं, जिसमें सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है। एशिया महादेश का, एशिया महादेश के भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा जो है देश भारत है। भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, जैसा कि हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, जबकि देशांतरीय स्थिति से देखें तो पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। वहीं भारत का अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें पूरे विश्व में, तो भारत का स्थान 7वें स्थान पर है। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर जेपीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के कौन से स्थान पर आता है, तो 7वें स्थान पर। जो इनसे अधिक क्षेत्रफल वाले देश हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, और रूस विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल के साथ पहले स्थान पर है, जबकि कनाडा दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर, अमेरिका चौथे, ब्राजील 5वें, ऑस्ट्रेलिया 6ठे। उसके बाद जो है वो भारत का स्थान 7वां है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का वर्तमान समय में दूसरा स्थान आता है। पहले स्थान पर जो है वो आपका चाइना आता है, ठीक है। चीन का जो है वो पहला स्थान है, और दूसरे स्थान पर जो है आपका भारत आता है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर देखें तो जहां चीन की जनसंख्या 135 करोड़ है, ठीक है, चीन की जनसंख्या जहां 135 करोड़ है, वहीं भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। जो उपलब्ध आंकड़े हैं हम उसके आधार पर कहा जा रहा है, जैसा कि भारत का जो है वो न्यू सेंसस अभी जारी नहीं किए गए हैं, जनगणना चूंकि हो चुकी है, लेकिन आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। तो जो पिछला आंकड़ा 2011 का है उस आधार पर ही हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वर्तमान समय में। अब देखिए, भारत का फैलाव अगर हम देखें तो भारत विभिन्न देशों के साथ अपनी बाउंड्री सीमा साझा करता है। इसके साथ ही साथ वह जलीय सीमा से भी जुड़ा हुआ है, और कुछ देशों के साथ जलीय सीमा भी साझा करता है। तो अब हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है भारत की जो है वो चौहद्दी, भारत के साथ किन किन के साथ जो है वो जलीय सीमा, किन के साथ स्थलीय सीमा, और किन के साथ जलीय और स्थलीय सीमा साझा करती है, इनके बारे में जानने की। लेकिन उससे पहले हम भारत की स्थिति विश्व पटल पर जानने की कोशिश करेंगे, और जिसमें कि देशांतर और अक्षांश का जो है हमें जिक्र करना होगा, जिसके बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है।
तो ये हमारा भारत का फिगर है, आकृति है, और इस आकृति में आप भारत का स्थिति को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने अभी बताई कि भारत की स्थिति को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर का ज्ञान होना जरूरी है। तो अक्षांशीय स्थिति में हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो है वो अक्षांशीय डिग्री को आइडेंटिफाई करेंगे, जबकि हम देशांतर के अंतर्गत सबसे पश्चिमी भाग का जो देशांतरीय स्थिति है और सबसे पूर्वी भाग का जो देशांतरीय स्थिति है ये कितना है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए इसको हम लोग मैप से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है भारत का मैप है, जिसमें कि हमें नीचे और ऊपर दो लाइंस दिए गए हैं। एक यहाँ पर दिया गया है, ये 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है, ये डिग्री 8 मिनट 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, इसका नाम है नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, सॉरी उत्तरी अक्षांश से लेकर ये देखिए सबसे ऊपर का जिसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं, ये आपका कन्याकुमारी है, और हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये 37 डिग्री 6 मिनट, और नॉर्थ लैटिट्यूड। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह मुख्य भूमि का हम बात कर रहे हैं। ऐसे भारत की जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप में अवस्थित है। तो इसका जो डिग्री है वो 6 मिनट 4 डिग्री है। तो हमारा जो वास्तविक अक्षांशीय मान है वो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। मिनट के लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पर भी हमने मिनट के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सेकंड के लिए 2 लाइन। जैसे ये एक लाइन हम ड्रॉ कर दिए तो ये मिनट का लगेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर दो लाइन रिप्रेजेंट कर दिए तो ये सेकंड का लगेगा, 3 सेकंड। तो अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। वहीं देशांतरीय स्थिति हम देखें तो 68 डिग्री, ठीक है, 7 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर और 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। मैप से हमने बता दिया है कि अक्षांशीय और देशांतरीय, यही जो है तो भारत की लोकेशंस को विश्व पटल पर दिखाता है, यानी ग्लोब पर दिखाता है, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी यहाँ पर लिखी गई है। अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब नाउ हम लोग मानक योग ज्ञानतर, जिसे हम मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। तो भारत में जो है मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पर गुजरती है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर ये पास करती है। ये आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और भारत का देशांतरीय स्थिति आप देख सकते हैं अप्रोक्स 68 डिग्री से, यहाँ पर हम एग्जैक्ट जो है यहाँ पर बताए हैं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो यहाँ पर ये 68 डिग्री पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसके मध्य में अप्रोक्स जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आता है। तो इसी को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो 0 डिग्री देशांतर है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं, यानी ग्रीनविच रेखा से,
यह रेखा से कितना घंटा आगे है? तो आपने दूरी देखा, अगर डिग्री में पूछा जाए तो 82.5 डिग्री जो है वो आगे है भारत का समय रेखा। अगर घंटा में पूछा जाए तो ये 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा जो है ये आगे है। ये भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच या फिर हम प्राइम मेरिडियंस की बात करते हैं तो वहाँ से 5.5 घंटा आगे है। यानी कि अगर ब्रिटेन में, ठीक है, अगर ब्रिटेन में मैच का प्रसारण अगर 12 बजे हो रहा है, 12 बजे नून में यानी दोपहर में, तो बताइए भारत में उसका प्रसारण कितने बजे होगी? आप लोग बताइए। तो चूंकि ब्रिटेन से 5.5 घंटा जो है वो आगे है भारत का समय रेखा, तो यानी कि 12 के बाद आपका 5.5 घंटा और आगे बढ़ना होगा। तो 5:30 बजे जो है शाम में मैच का प्रसारण भारत में होगा। ठीक है, एक प्रश्न तो यहाँ से आपका पूछा जा सकता है, या तो समय से पूछा जा सकता है या फिर डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये भी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। अब चलिए आगे आते हैं, और यहाँ से अन्य और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह यह कि यह किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, यह जो मानक समय रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह जो है मानक समय रेखा ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इनमें ये जो 5 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, एक यूपी हो गया, फिर जो है आपका यहाँ पर एक छत्तीसगढ़, और फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और एक आपका बिहार से भी होकर ये गुजरती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये रेखा जो है वो गुजरती है। यह कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद, यानी इसका जो मुख्य जो पॉइंट लिया गया है, ठीक है, मुख्य पॉइंट जो दिया गया है यह इलाहाबाद के नैनी से। ऐसे इलाहाबाद के अंतर्गत मिर्ज़ापुर पड़ता है, तो मिर्ज़ापुर के नैनी से, तो एक नाम याद रखिएगा, इलाहाबाद की मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर के नैनी से जो है मानक समय रेखा गुजरती है, जो कि 82.5 डिग्री आइडेंटिफाई करता है। तो ये बेसिक जानकारी, और इनसे अक्सर आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में तो अलग अलग जो है आपका जो एग्ज़ाम्स हुए उनमें ये प्रश्न पूछे भी गए हैं यहाँ से। अब दूसरा जो रेखा है वो हमारा कर्क रेखा है। तो देखिए, कर्क रेखा जैसा कि हम लोग अभी देखें कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और सॉरी 82.5 डिग्री कह रहे हैं, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, क्योंकि अक्षांशीय, जब हम अक्षांशीय स्थिति के बारे में जब जान रहे थे तो यहाँ पर हमने ये बताया था 0 डिग्री, यानी कि जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, और इसके ऊपर जो है
डिग्री के रिगार्डिंग डिस्कस किए थे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इस अक्षांश को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कर्क रेखा। और यह जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो सबसे पहली बात ये कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है कर्क रेखा कहा जाता है और ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। तो भारत के ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, पहला प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा। प्रीवियस ईयर में प्रश्न सीधा भी और उल्टा भी पूछा गया है। सीधा कि इनमें से कौन से राज्य जो है वो कर्क रेखा से पर अवस्थित है या फिर कर्क रेखा से होकर गुजरती है, किन राज्यों से। तो ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शंस हैं। और ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोनों प्रश्नों के आंसर के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को रिप्रेजेंट करता है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो 8 राज्य हैं वो कौन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर आपका ये जो है वो आपका गुजरात हो गया। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर जो है वो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ये त्रिपुरा हो गया और ये जो है आपका मिजोरम है, मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अब हमें जो है वो संपूर्ण भारत के सापेक्ष में जानकारियाँ प्राप्त करनी है, जिसमें कि झारखंड की जो है हमने अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति देखा। तो अब अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति में देखें तो ये कितने जो है किलोमीटर तक ये फैला हुआ है भारत के चारों कोनों पर, यानी फिर भारत के जो सबसे अंतिम छोर कौन कौन सा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में चौहद्दी क्या है, किन किन राज्यों के साथ ये जो है वो भारत किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये सारे चीज़ें जो है वो जनरल ज्योग्राफी के ही अंतर्गत हम पढ़ेंगे और यहाँ से आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे जो है हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक अगर किन्हीं का कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर दीजिए। तो आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।